नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। टॉपिक बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। इसराइल, हमास, मिडिल ईस्ट और आफ्टर ऑल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और इंडिया में जो डिबेट चल रही है इसके बारे में काफी हद तक पोलराइज्ड डिबेट है, जहां पे कांग्रेस है या जो बाकी पार्टीज हैं या फिर वो लोग जो अपीजमेंट में विश्वास करते हैं, कम्युनिटी वाइज वो बेसिकली हमास का या फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। और जो नेशनलिस्ट आप उनको कह सकते हैं, या फिर जो बीजेपी वाले हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में न्यूट्रलिटी के नाम पे स्विंग करते रहते हैं। दे कीप ऑन स्विंगिंग। मे बी सम ऑफ देम आर जेन्यून आल्सो, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट कई लोग उनमें से ऐसे हैं जो हमास का ओपोजिशन कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वेरिएबल पोजिशंस लोगों ने ली हुई है। इसी बीच में एक जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये आता है कि 1947 में इसराइल बना, अराउंड द सेम टाइम व्हेन वी गॉट आवर फ्रीडम। ऑफ कोर्स उसके बाद से उन्होंने काफी प्रोग्रेस की है, काफी लड़ाइयां भी लड़ी हैं, हमने भी बहुत लड़ाई लड़ी है। हमारा और इसराइल का जो उस हिसाब से जो स्कोर है आपको लगभग बराबर ही मिलेगा। हम भी लड़ते आ रहे हैं 47 ऑनवर्ड्स, और इसराइलीज भी लड़ते आ रहे हैं। हमारे अगेंस्ट में पाकिस्तान, उनके अगेंस्ट में या तो फिलिस्तीनी है या अरब नेशन है। तो चलो वो तो एक बात हो गई। अब इंडिया में जो टीवी पे डिबेट चल रही हैं या फिर सोशल मीडिया पे जो डिबेट चल रही हैं, उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा पॉइंट एक्चुअली वो लोग लेके आते हैं जो हमास का या फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। और उनका पॉइंट ये है कि ये बेसिकली फिलिस्तीन स्टेट था, इसका नाम फिलिस्तीन स्टेट था। ये बेसिकली अरब्स को बिलोंग करता है, फिलिस्तीनी अरब्स या अरब फिलिस्तीनी, जो भी आप कहना चाहें एज पर योर कन्वीनियंस, उनको ये एरिया बिलोंग करता है। और ब्रिटिशर्स ने या वेस्टर्न पावर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस एरिया को इसराइल या यहूदियों को एक स्टेट के तौर पे दे दिया, बिकॉज इसराइलीज का या जीव्स का वर्ल्ड ओवर परसिक्यूशन हो रहा था। हॉलोकास्ट का तो आपको पता ही है, जो जर्मनी में हिटलर ने उनके साथ किया है, और उनके साथ एक सिंपैथी फैक्टर लोगों का था। इस बारे में आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी। तो 47 48 अराउंड दैट टाइम इसराइल एस्टेब्लिश हुआ। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन रोल था, वेस्टर्न पावर्स का रोल था। तो ज्यादातर लोग आपको, स्पेशली जो हमास के या फिलिस्तीन के सपोर्टर्स हैं, वो ये कहेंगे कि दिस एरिया एक्चुअली डज नॉट बिलोंग टू जीव्स। ये मतलब ये इसराइल का है ही नहीं, और ये फिलिस्तीनियों का है। तो आपने जबरदस्ती उनको वहां पे थोप दिया। तो ऑब्वियसली फिर आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और हिस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा सारी कहानी जो है वो जेरूसलम की है। और जेरूसलम तीनों के लिए, मुस्लिम्स के लिए, इस्लाम के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए और यहूदियों के लिए, तीनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पोजेशन को लेके लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन जब आप डीप डाइव करेंगे तो आपको किंग डेविड का नाम वहां पे आएगा, जो उन्होंने तो एक्चुअली 3000 साल पहले वहां पे यहूदियों की सत्ता थी। ही वॉज द किंग डेविड, वॉज द बेसिकली यहूदियों का किंग, और उसका वहां पे शासन था। अब उसके बाद वो हिस्ट्री अगर आप डिटेल में जाएं, उनका लड़के हुए किंग सोलोमन एंड ऑल दैट, क्रिश्चियंस का भी इसमें रोल आता है, फिर मुस्लिम्स का भी रोल आता है, फिर प्रॉब्ली ओटोमन अंपायर के टाइम का भी रोल आता है। तो जो इसराइल के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो एक्चुअली दिस लैंड बिलोंग टू अस। और ये जो 47 48 की जो कहानी बाकी लोग दोहरा रहे हैं, इस कहानी में कोई सब्सटेंस नहीं है। व्हाट ब्रिटिशर्स गेव टू जीव्स इज बेसिकली व्हाट एक्चुअली बिलोंग टू देम। ये उनका एक आर्ग्यूमेंट रहता है। चलो, इस बारे में तो आप डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं बेस्ड ऑन के आप किस साइड पे हैं। अब आप देखें, इस पूरे सिनेरियो में, डिस्कशन में गांधी जी की भी एंट्री होती है, और ये डिबेट का, इंटेंस डिबेट का एक पॉइंट बन जाता है कि गांधी जी ने आफ्टर ऑल इसके बारे में क्या कहा था। नेचुरली इंडिया में जब इस पॉइंट को लोग उठाएंगे तो फिर इंडिया का कॉन्टेक्स्ट भी आएगा। बट राइट नाउ लेट अस फोकस ऑन इसराइल एंड मिडिल ईस्ट। 26 नवंबर 1938 को हरिजन में एक आर्टिकल लिखा था महात्मा गांधी ने, गांधी जी ने। और गांधी जी ने इस बात का विरोध किया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो
उस जगह को क्या बोलते थे तब, फिलिस्तीन। वहां पे एक जीव्स के लिए एक स्टेट बनाए। गांधी जी ने इस बात का विरोध किया था, बट साइमल्टेनियसली उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि यहूदियों के साथ वर्ल्ड ओवर उनका परसिक्यूशन हुआ है। इसमें मतलब ही हैज एग्रीड ऑन दैट पॉइंट। बट साइमल्टेनियसली उन्होंने ये कहा था कि यहूदियों को प्राउड अरब्स के बीच में लाके उनका एक स्टेट एस्टेब्लिश करना, दैट विल नॉट बी राइट अप्रोच। अब वाई दैट विल नॉट बी राइट, गांधी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि वहां पे किंग डेविड की कोई हिस्ट्री थी या यहूदियों का किसी जमाने में वहां पे शासन था, उनकी वो जमीन थी जहां से वो फिर माइग्रेट हुए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो गांधी जी को उससे कोई मतलब उन्होंने वो कोई कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं किया। उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो बेसिकली इस बात के ऊपर था कि जो अरब्स हैं उनके साथ ये इट विल नॉट बी जस्टिस विद देम, और प्राउड अरब्स के बीच में अगर आप उनको डाल देंगे तो ये सही नहीं होगा। और सही इसलिए नहीं होगा कि एक तो इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ वायलेंस जुड़ जाएगी, और गांधी जी का जो बेसिक जो कॉन्टेक्स्ट था, अगर आप उनकी थिंकिंग को देखें, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस किस हद तक गांधी जी उसके लिए जा सकते थे, आपको पता ही है कि इंडिया में उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया। तो एक स्टेटमेंट मैं भी आपको दिखा दूंगा अभी। तो एक तो गांधी जी का ऑब्जेक्शन था कि वायलेंस होगी अगर आप वहां पे इसराइल का या इस तरह का स्टेट आप बनाएंगे। और दूसरी बात, इसराइली या जो यहूदी हैं जो वर्ल्ड ओवर रह रहे हैं, तो फिर उनका वहां पे रहने का जो जस्टिफिकेशन है वो खत्म हो जाएगा। तो आज जो बेसिकली हमास के और फिलिस्तीन के जो सपोर्टर्स हैं इंडिया में, वो इस बात को प्ले कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो नेशनलिस्ट हैं इंडिया में और ज्यादातर उनमें से प्रो इजराइल हैं, वो इस बात को नहीं मान रहे। और जैसा आप देख रहे हैं जब से बीजेपी की गवर्नमेंट इंडिया में आई है, इन एनी केस गांधी जी ने जिस तरीके से इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया है और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन, इन टर्म्स ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम, इन टर्म्स ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट, और इन टर्म्स ऑफ टू नेशन थ्योरी, सब कुछ मिला मिलू के एक ऐसा थॉट प्रोसेस लोगों के दिमाग में आ रहा है कि गांधी जी आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट नहीं है। मतलब ये भी सिचुएशन आप पा सकते हैं कि इंडिया वाले बोले, स्पेशली जो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस बोले कि गांधी जी की रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया पोस्टीरिटी में वो सही नहीं पाया गया। इंडिया का पार्टीशन हुआ, इंडिया सफर किया, हिंदूज आप देखो तो कितना उनका स्लाटर हुआ, और गांधी जी ने हर मोड़ पे जो हिंदूज हैं उनके ओवरऑल जो कॉन्सिक्वेंसेस उनके एक्शन का हुआ वो हिंदूज के अगेंस्ट में हुआ। दैट इज द आइडिया, दैट इज द इंप्रेशन, दैट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ नेशनलिस्ट इन इंडिया एज ऑन नाउ। ये तो क्वेश्चन सेटल हो गया कि गांधी जी की एज फार एज इजराइल इज कंसर्न उनके थॉट प्रोसेस की कोई रेलिवेंस नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया और अब इजराइल भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब आते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पे। आफ्टर ऑल वी आर इंडियंस, और इंडिया में अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है, हमारे मिडिल ईस्ट के नेशन से बड़े अच्छे संबंध है, और इजराइल के साथ भी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप हमारी है। इंडियन गवर्नमेंट ने, स्पेशली मोदी जी ने पहली बार एक बड़ी क्लियर स्टैंड ली। उन्होंने कहा हम एंटी हमास हैं लिटरली, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एंटी फिलिस्तीन हैं। तो फिलिस्तीन और हमास में क्या डिफरेंस है ये तो बाद में हम डिसाइड करेंगे, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि आफ्टर ऑल इंडियन गवर्नमेंट की स्टैंड क्या है और वो स्टैंड क्यों है। आप कुछ भी कह लीजिए, जो इंडियन गवर्नमेंट है या जो मोदी गवर्नमेंट है, इट हैज टू बी रेशनलिस्ट, लॉजिकल, और दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव टेकन द स्टैंड दैट इन दिस क्राइसिस टाइम इंडिया इज विद इजराइल। अब ये क्राइसिस टाइम नेचुरली हमाज की वजह से आया है, तो इंडिया में काफी लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि व्हाई इंडिया इज सपोर्टिंग इजराइल। सिंपल सी बात है, जितनी भी अभी तक हमारी लड़ाइयां हुई हैं, पाकिस्तान के साथ आप कह सकते हैं,
62 से 62 का तो चाइना के साथ भी हुआ था, 62, 65, 71, कारगिल, आप कोई भी लड़ाई काउंट कर लीजिए, हर लड़ाई में इजराइल ने हमारी मदद की है। ये बॉटम लाइन है। वो ठीक है, वो भी एक ओल्ड सिविलाइजेशन है, हम भी ओल्ड सिविलाइजेशन है, हमारी भी 5,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, उनकी भी 5,000 साल पुरानी हिस्ट्री है। उनकी हिस्ट्री भी ट्रबल रही है, हमारी हिस्ट्री भी ट्रबल रही है। और हिस्ट्री कहाँ पे ट्रबल नहीं होती। फैक्ट रिमेन्स कि इजरायलियों के लिए या जीव्स के लिए एक ही स्टेट है, उसका नाम है इजराइल। और हिंदूज के लिए भी, लेट अस बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, आप इसको सेकुलर कह लीजिए, आप इसको सनातन कह लीजिए, जो चाहे आप कह लीजिए, इंडिया ही एक ऐसा स्टेट है। कारगिल के टाइम पे आप जानते हैं कि कितनी क्राइसिस टाइम से हम निकले, उस टाइम पे जब हमें ये ही पता नहीं चला कि आफ्टर ऑल इंट्रूडर्स कौन है, कितने हैं, रेगुलर आर्मी है, कैसे वो एंट्रेंच्ड हैं, कैसे हम उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। हमें प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन की जरूरत थी, और आपको किसने दिया? वो इजराइल ने। आपकी जितनी भी सॉफ्टवेयर डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए आती है, जो टॉप क्वालिटी का जो स्टफ है, जो आपके लिए क्रिटिकल है, वो कहां से आता है? इजराइल से। वो ठीक है, हमाज ने अभी जो एक्शन किया है, तो एक बार को जो ब्रांड इजराइल है वो डाइल्यूट हो गया। ऐसा लगने लगा कि प्रॉब्ली इजराइल की जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड थी, जो इंडिया के लिए बहुत यूजफुल थी, शायद वो किसी काम की अब नहीं रही। दैट इज नॉट द फैक्ट। आफ्टर ऑल टेक्नोलॉजी भी तो आदमी से ही चलती है, और आदमी फेल हो जाता है। तो इंडिया का इजराइल के साथ ये जो एसोसिएशन है, ये चलता रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारी जो जैसे कांग्रेस है या इस तरह की जो पार्टीज हैं, वो पूछेंगी कि अरब नेशंस के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, तो हम इजराइल के साथ कैसे हो सकते हैं? बड़ा वैलिड पॉइंट है। आप देखिए, सारी कहानी इस लड़ाई की इस बात पे डिपेंड है कि सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में डील होने जा रही थी। यूएई, बहरीन, मोरक्को ऑलरेडी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर चुके हैं इजराइल के साथ। सऊदी अरबिया ने कुछ कंडीशंस रखी, उन कंडीशंस के ऊपर जो डिस्कशन थे, ऑफ कोर्स ये डिस्कशन यूएसए, इजराइल और सऊदी अरब के साथ चल रहे थे। ये डिस्कशन बड़े एडवांस स्टेज में थे, और ऑब्वियसली ईरान इससे खुश नहीं था, और इसीलिए हमाज को, एक नॉन स्टेट एक्टर को स्टेट के अगेंस्ट में खड़ा करके ये एक प्रेसिपिटेशन पॉइंट बनाया गया। और क्या हुआ अल्टीमेटली? इफ यू से सो, फॉर द टाइम बिंग हमाज और ईरान हैज अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव। क्योंकि अभी सऊदी अरबिया ने कहा है कि जो भी डिस्कशंस हमारे इजराइल के साथ हो रहे थे, वी आर पुटिंग दैट ऑन बैक बर्नर। ये तो एक इश्यू हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के जो इजराइल के साथ रिलेशनशिप है, वो अरब नेशंस के साथ जो रिलेशनशिप है उसके अगेंस्ट में नहीं है। वी आर ऑन द सेम विकेट। काफी जो इंडियन मुस्लिम लीडरशिप है, उसको ये बात नहीं पता। सऊदी अरब को अगर किसी देश से सबसे ज्यादा खतरा है, तो वो कंट्री है ईरान। ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है, वो सऊदी अरब को अपने लिए सबसे ज्यादा डेंजरस नजर आता है, और इसराइल को भी वो ही सबसे ज्यादा डेंजरस नजर आता है। ईरान ने इसराइल की एग्जिस्टेंस को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, और इसराइल की सऊदी अरब की जो रिलेशनशिप है, उसका जो फाउंडेशन है, वो बेसिकली एंटी ईरान इंस्टांस है। और ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, ये तीनों एक साथ इसी फ्रीक्वेंसी पे हैं कि इजराइल डज नॉट हैव द राइट टू एग्जिस्ट। आप समझ सकते हैं, जो इंडियन मुस्लिम लीडरशिप है उसको कुछ भी नहीं पता। दे आर जस्ट नॉट अवेयर। वो तो सिर्फ ये है कि रेडिकलाइजेशन का पार्ट उनमें से कुछ है, नॉट ऑल। और सिंस हमाज इज ए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, तो दे से वी सपोर्ट हमाज, एंड दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन हमाज एंड फिलिस्तीन। तो इंडिया की स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है, और ये नेशनल स्टैंड है। इंडिया ये नहीं कहता कि वो फिलिस्तीन के अगेंस्ट में है, बट हमाज के अगेंस्ट में सर्टेनली है, नो डाउट अबाउट दैट। बात करते हैं हमाज की और फिलिस्तीन की। काफी लोगों को समझ ही नहीं आता वेयर एग्जैक्टली
हमाज स्टैंड और वेयर एग्जैक्टली आर द फिलिस्तीनियंस। आप फिलिस्तीनियंस को कैप्टिव्स भी कह सकते हैं। गाजा स्ट्रिप में लगभग 22 लाख के करीब फिलिस्तीनी हैं और मेरे ख्याल से 30 to 40,000 हमाज के कैडर हैं। इन लोगों ने 2007 ऑनवर्ड्स इन लोगों की वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है गाजा स्ट्रिप में, वो हमाज की है। और अगर आप वेस्ट बैंक में देखें तो किसकी है? वो बेसिकली पीएलओ की है। यासिर अराफात को आप याद कर लीजिए। मगर गाजा स्ट्रिप में हमाज ने पीएलओ को खत्म किया हुआ है। 2007 ऑनवर्ड्स उनकी गवर्नमेंट है। जो 22 लाख लोग वहां पे रहते हैं वो उनके कैप्टिव हैं। जितना भी पैसा आया है और कितना पैसा आया है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हमाज की जो लीडरशिप है, उनके जो बच्चे हैं, वो सब वेस्टर्न नेशंस में पढ़ते हैं, हैव नो डाउट अबाउट दैट। और जब वो वेस्टर्न नेशंस में पढ़ते हैं तो एक अच्छी खासी लाइफ लीड करते हैं, क्योंकि जितनी भी फाइनेंसिंग होती है हमाज की, वो सब या तो गाजा के नीचे टनल सिस्टम बनाने के लिए यूज हुई है, वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम में हुई है, स्पेशली रॉकेट डेवलपमेंट का उनका इंडिजिनस प्रोग्राम है। ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रक्टर्स आते हैं, बाहर से आते हैं, वो सब ठीक है, बाहर ये ट्रेनिंग के लिए भी जाते होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जो फिलिस्तीन है वो हमास से अपने आप को अलग करके कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट इसराइल के साथ कर रहे? हमास ऐसा करने देगा? बिल्कुल नहीं करने देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमास इसराइल के ऊपर एक्शन करता है और इसराइल गाजा स्ट्रिप के ऊपर एक्शन करता है, तो फिलिस्तीनी जब सफर करते हैं तो वो जो ह्यूमन राइट का जो वायलेशन होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए हमास जिम्मेदार है या फिर फिलिस्तीनियंस की सोसाइटी जिम्मेदार है, जो हमास को अलाउ करती है उनकी टेरिटरी यूज करने के लिए, वेपन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनको ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करती है। हॉस्पिटल्स, मॉस्क, सब जगह हथियारों के आपको जखीरे मिलेंगे। बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के ऊपर से रॉकेट फायर होते हैं और जब वहां से रॉकेट फायर होते हैं तो इजराइल का जवाब भी वहीं पे आएगा और फिर कैजुअलिटीज होंगी। जितनी कैजुअलिटीज होंगी, हमास के लिए एक रिक्रूटमेंट का जो सोर्स है वो ही फैमिलीज होती हैं जो सफर करती हैं। तो फिर अल्टीमेटली वेयर एग्जैक्टली दिस वॉर इज गोइंग टू बी, ये तो इंटरनेशनल इशू हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट जस्ट टू सफाइस फॉर द टाइम बीइंग, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का पूरा सपोर्ट है। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक एडवांस स्टेज पे आ चुका। उनके पास आई एम वेरी श्योर कि बम ग्रेड का यूरेनियम अभी है, इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में कि वो एटम बम बना सकें। और सऊदी अरब और इजराइल को सबसे बड़ा इसी बात से है। अगर उनके बीच में डील हो जाती है तो ईरान साइडलाइन हो जाता है, एक नया मिडिल ईस्ट एमर्ज करता है। एंड दैट इज द रीजन हमाज का ये जो एक्शन हुआ है ये उसी के रेस्पॉन्स में हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल हमाज को अभी खत्म करेगा, मिलिटरली उसको इंपोर्टेंट बनाएगा। टनल्स के ऊपर जब अटैक होंगे, ग्राउंड इन्वेजन होगा, सिविलियंस भी मारे जाएंगे, टनल्स भी डिस्ट्रॉय होंगी, इसराइल की भी कैजुअलिटीज होंगी। और ये जो यूएस की जो स्पेशल फोर्सेज वहां पे पहुंची हुई हैं इसराइल में, वो किसी पिकनिक के लिए नहीं गई हैं। या तो वो कंसल्टेंसी देंगी या फिर एक्शन करेंगी। और कंसल्टेंसी जब वो देंगी तो उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट होगा वो यही होगा कि इस टनल सिस्टम को कैसे ध्वस्त किया जाए मिनिमम सिविलियन कैजुअलिटीज के साथ। हमास के साथ किसी का लव लॉस्ट नहीं है ईरान के अलावा, लेकिन सब डरते भी हैं, हैव नो डाउट अबाउट दैट। व्हाट हैपेंस टुमारो? क्योंकि हमाज का जो मेन फाइनेंसर है या तो वो क्वाटार है जिसके पास कैश है दुनिया भर का, या फिर ईरान है। और क्वाटार में ही हमाज की लीडरशिप है। बाकी जितने भी नेशंस हैं, सऊदी अरब है फॉर एग्जाम्पल, सऊदी अरब मिलिटरली बहुत वल्नरेबल है, उनके पास आपको टॉप क्लास वेपन्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, मगर वो एक मिलिटरली वीक कंट्री है। एमबीएस इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। किसी देश की पॉपुलेशन का कैरेक्टर आप कैसे बदलोगे? दे आर वीक मिलिट्री। और कल की डेट में अगर हमाज उनके यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है तो सऊदी अरब क्या करेगा? तो परफोर्स उसको भी एटलीस्ट
वो बहुत ज्यादा हमाज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, और अंडर हैंड उसको उसको फाइनेंस करना ही पड़ेगा, एंड आई एम श्योर दे मस्ट बी डूइंग दैट। हमास के पास इतने जो रिसोर्सेज हैं जिसको अब इसराइल एक एक करके डिस्ट्रॉय करेगा एट ए कंसिडरेबल कॉस्ट, ये रिसोर्सेज इन मिडिल ईस्ट नेशंस की तरफ से ही आए हैं। और यूएई और बहरीन ने जो बड़ी क्लियर स्टैंड ली है हमास के अगेंस्ट में, ये सरप्राइज है। इट इज अ सरप्राइज टू सो मेनी पीपल। लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप। बट इसमें कोई शक नहीं है कि फिलिस्तीनी एज ऑन नाउ उनके पास कोई चॉइस नहीं है, हमास के वो कैप्टिव हैं। कैप्टिव, आप उनको हॉस्टेज भी कहेंगे तो वो भी चलेगा। तो अगर हमास को ये पता था कि इसराइल का ये एक्शन होना है, उसके जो उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया मैसिव स्केल पे इसराइल के अंदर, तो फिर हमास ने ये सब क्यों किया? सिंपल सी बात है, कॉस्ट। अगर हमास खत्म भी हो जाएगा तो दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, नई लीडरशिप आ जाएगी, लेकिन कम से कम ईरान तो सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ उसने इसराइल की और सऊदी अरब की डील को बिल्कुल किनारे लगवा दिया। दैट द मेन कंसर्न। प्राइस जो मिल रहा है ना, अच्छा खासा मिल रहा है उसके एफर्ट का, तो ये तो एक इशू हो। तो लेट अस अज्यूम फॉर द टाइम बीइंग के अगले 1 2 3 महीने तक ये लड़ाई चलती रहती है, ये थोड़ी बहुत इंसर्जेंसी में भी डेवलप हो जाएगी। इन एनी केस ये लाइव इंसर्जेंसी तो चल ही रही थी। हजबुल्ला भी इफेक्टिव हो जाएगा अगेंस्ट इसराइल, वो भी रॉकेट वगैरह फायर करता रहेगा। अल्टीमेटली होगा क्या? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इज इट पॉसिबल कि वहां पे एक सेपरेट फिलिस्तीन स्टेट बना दिया जाए? और जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ था उसमें एक्चुअली फिलिस्तीन स्टेट बनाने की बात हुई थी, एंड वो जो कंडीशंस उसके लिए क्रिएट की जाने वाली थी इसराइल के द्वारा या फिर जो मिडिल ईस्ट के नेशंस हैं उनके द्वारा, प्रॉब्ली इसराइल का उसमें ज्यादा रोल है कि इट गोट इनसिक्योर against Hamas and Hezbollah and all these Middle East nations, and that is why it has not got into that formation of Philistine state. अगर आप इन रियलिस्टिक टर्म्स में देखें तो कोई भी अरब नेशन इस बात के लिए तैयार नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन स्टेट बन जाए, क्योंकि अगर वो बनेगा तो कल को उन्हीं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नोबडी इज गोइंग टू से इट ओपनली। 1967 तक वेस्ट बैंक पे किसका कब्जा था? जॉर्डन का कब्जा था। चाहते तो वहां पे बना लेते वो फिलिस्तीन स्टेट, क्यों नहीं बनाया? और उसके बाद आपको मालूम ही है कि फिलिस्तीन रिफ्यूजीज बहुत ज्यादा जॉर्डन के अंदर गए और उन्होंने वहां पे भी तख्ता पलट की कार्रवाई शुरू कर दी। आप समझ सकते हो, रिफ्यूजीज बन के आप किसी कंट्री के अंदर गए, और वो भी मुस्लिम नेशन है, जॉर्डन इज ए मुस्लिम नेशन, और ये फिलिस्तीनी भी मुस्लिम है। ये गए अंदर वहां पे और उन्होंने वहां पे तख्ता पलट की कार्रवाई शुरू कर दी। फिर जॉर्डन आल्सो गोट वाइज। तो अभी जो शोर मचा रहा है जॉर्डन के फिलिस्तीनियों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट, ये सब एक दिखावा है। बेसिकली नन ऑफ देम इज इंटरेस्टेड कि ये फिलिस्तीनी एक कंफर्टेबल स्टेट में आए, उनका अपना स्टेट हो। अगर उनका अपना स्टेट होगा तो उनके पास अपनी एक मिलिट्री भी होगी, अपने रिसोर्सेज भी आएंगे, उन्हीं से रिसोर्सेज लेंगे, वर्ल्ड ओवर से रिसोर्सेज आएंगे, यूरोप से रिसोर्सेज आएंगे, मिडिल ईस्ट से आएंगे, और उसके बाद ये रिसोर्सेज किसी न किसी तरीके से इन्हीं मिडिल ईस्ट नेशंस के अगेंस्ट में यूज होंगे। लेट अस वेरी क्लियर अबाउट इट। तो अल्टीमेटली वेयर एग्जैक्टली इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं तो निगोशिएटेड सॉल्यूशन तो निकालना ही है। अब मैं आपको एक थ्रेड दिखाता हूं। तो ये जो थ्रेड है ये अली रिजवी का है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप बहुत ध्यान से देखें। ये पाकिस्तानी कैनेडियन ऑथर ऑफ द एथिस्ट मुस्लिम, डोंट टेक ऑफ कोर्स, ये तो लिखा ही इन्होंने, अपने ईमेल एड्रेस भी दिया है। तो व्हाट एग्जैक्टली ही इज राइटिंग, इट हैज गॉट लॉट ऑफ वैल्यू, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सी इट वेरी केयर। इसमें बहुत कुछ है। हमाज इज मोर लॉयल टू द ईरान मुल्ला लीडरशिप देन टू इट्स ओन फिलिस्तीनियन पीपल। इट इज ए despicable group that fires rockets from its own hospitals and schools to get Israel to bomb them so that it can exploit dead Palestinian children to get the world sympathy. I think it makes the point very, very clear. Okay, आगे आते हैं। What exactly is it? Egypt controls the southern border of Gaza.
देर आर 2 मिलियन पीपल, एक्चुअली 23 लाख हैं, 2.3 मिलियन आप कह सकते हो, पीपल ट्रैप्ड इन गाजा एंड दे आर पार्टली ट्रैप्ड देयर बिकॉज ऑफ इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट की तरफ से जो एग्जिट रूट है, एक तो वो इतना बड़ा भी नहीं है, दूसरा प्रॉब्ली वो इतने इंटरेस्टेड भी नहीं है कि इन फिलिस्तीनियन रिफ्यूजीज को वो इजिप्ट के अंदर ले ले। बड़ा क्लियर सी उनका इंटेंशन है। और गाजा की अगर जो सीलिंग हो रही है, इसमें बेसिकली अगर नेतन्याहू का हाथ है तो इजिप्ट का भी हाथ है, एज सिंपल एज दैट। अब पॉइंट आती है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि नेतन्याहू ने भी उसको बेसिकली इजराइल को कमजोर किया है, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट ही सेज, एंड इट इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, he is aiming for a single state solution which will eventually have a population that is over 50% अरब, क्योंकि इसराइल अपने को डेमोक्रेसी क्लेम करता है, और अरब जो है अल्टीमेटली अरब्स हैं वहां पे, फिलिस्तीनी अरब्स इसराइल के अंदर भी हैं जो इसराइल के सिटीजन है। और अगर डेमोक्रेसी कंटिन्यू करती है तो उस हालत में 50% से ऊपर ये हो जाएंगे, और जैसे ही 50% से ऊपर हो जाएंगे और आपकी डेमोक्रेसी कंटिन्यू करती है, तो उस हालत में इसराइल का क्या होगा आप समझ सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ कहने की जरूरत है। सिंपल अगला जो पॉइंट है, इसराइल वाज एक ऐसा इशू था जहां पे रिपब्लिकन, यूएसए की बात कर रहे, यूएसए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ने उसको सपोर्ट किया हुआ था। लेकिन अभी क्या होगा कि डेमोक्रेट जो है वो मतलब एक तरीके से आप कहो तो थोड़े से उनसे अलग हो रहे हैं, मतलब जो बाई पार्टीसान सपोर्ट है वो इसराइल के लिए शायद अभी नहीं है। और आगे उसने जो लिखा वो बेसिकली उसने ये लिखा कि अल्टीमेटली आपका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, क्योंकि 75 साल पहले जो हुआ है और अब जो हो रहा है इसकी क्या रेलिवेंस रहने वाली है आज की जनरेशन के लिए। और यही बहुत बड़ा क्वेश्चन एक्चुअली इसराइलियों के सामने आता है। बिकॉज ठीक है, अभी हमाज फिनिश हो जाएगा, दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाएगा, दूसरी कोई लीडरशिप आ जाएगी, इट मे टेक सम टाइम, 5 साल 10 साल, इट मे टेक दैट मच टाइम। और 75 साल से जो चला आ रहा है 47 ऑनवर्ड्स, वो चलता रहने वाला है, और इसराइल इज वरीड ऑन दैट अकाउंट। और ये भी एक फैक्ट है कि अगर इसराइल में डेमोक्रेसी रहती है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो रहनी ही है, आप जो यहूदी हैं बेसिकली बहुत ज्यादा लिटरेट कम्युनिटी हैं, और जितनी कम्युनिटी लिटरेट होगी वो उतनी ही हिट्रोजिनस होगी। इनका जो थॉट प्रोसेस है यहूदियों का, वो आपस में आपको कहीं भी अलाइनमेंट में नहीं मिलेगा। आपको ऐसे यहूदी मिल जाएंगे, इवन टुडे इसराइल की प्रेस में आपको ऐसे आर्टिकल मिलेंगे जो नेतन्याहू को क्रिटिसाइज करेंगे, और वो बोलेंगे कि नहीं चूंकि ये राइट विंग का है, एक्सट्रीम राइट है, इसीलिए ये सब सिचुएशन हुई है, और इसीलिए जो है वो हमाज ने वो एक्शन किया। दे डो नॉट रियलाइज कि हमाज ने तो यही करना था, आज नहीं तो कल करना है, हैव नो डाउट अबाउट दैट। अल्टीमेट एम क्या है हमाज का, अल्टीमेट एम क्या है, जो रेडिकल इस्लाम है उसका अल्टीमेट एम क्या है, उसमें जीव्स के लिए कोई जगह नहीं है। अगर इसराइल कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट कर लेता है फिलिस्तीन अथॉरिटी के साथ, में वेस्ट बैंक की बात कर रहा हूं, तो उस हालत में प्रॉब्ली अप टू सर्टेन एक्सटेंट ये पॉसिबल है कि 2 स्टेट वहां पे खड़े हो जाएं। बट जैसे जैसे रेडिकलाइजेशन होगा, और मुस्लिम कम्युनिटी में रेडिकलाइजेशन बहुत स्कोप है नो डाउट अबाउट दैट, तो इसराइल के लिए प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाने वाली। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और that is the reason why you see Netanyahu has got another life. उसके अगेंस्ट में करप्शन के ब्राइबरी के चार्जेस थे, वो पर्सनल लेवल पे सभी आपको बताते हुए मिलेंगे, दैट विल बी देयर। बट द पॉइंट ये है कि एज ऑन नाउ हमाज ने नेतन्याहू को एक अपॉर्चुनिटी दे दी, और ये जो अली रिजवी है ये यही बात एक्चुअली कह रहा है कि नेतन्याहू और हमाज दोनों ही डेंजरस हैं, पीस के लिए भी और अपनी अपनी कम्युनिटीज के लिए भी। और इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लें, तो उस हालत में आपको लगेगा
he has got a substance. But the fact remains that even if Israel can get rid of Netanyahu and hardliners, it will not be possible for the Palestinians to get rid of Hamas, Hezbollah, Iran, and all these elements who does not accept Israel's right to exist. And in that case, hardliners in Israel will continue to prosper, or wrongly. इसके बहुत सारे बहाने मिलेंगे। मिडिल ईस्ट को जिस तरीके से इजराइल और सऊदी अरबिया चेंज करने जा रहे हैं, वो भी एक एक्सक्यूज हो सकता है ईरान के लिए और हमास और हिजबुल्लाह के लिए। बट द फैक्ट रिमेन्स, रेडिकलाइजेशन will not solve the problem. But will it stop? No, it will not. So let us watch for the time. These are the civilizational issues, and they have to be tackled in a very, very different way. You require statesmen for that purpose. और वो आपको मिलेंगे? Very, very unlikely. Let's wait and watch. Thank you so much for watching. Please like, share, and subscribe. I will see you in next. Thank you.